हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा था सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि ग्रुपिंग क्यों की जाती है, और जब ग्रुपिंग की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण टर्म को समझा था। ठीक है ना? तो आपने बोला था मैम ग्रुपिंग सबसे पहले क्या है, कोई भी हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम छांट करके उनमें उपस्थित समानता के आधार पर एक समूह में रखेंगे। ओके, और जो वस्तुएं उनसे भिन्न हैं उनको हम दूसरे समूह में रखते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं। और यही जब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं यानी समूहीकरण करते हैं, तो उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे थे। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लिया था हमने कि यहाँ पर आपके पास अलग अलग प्रकार के शेप की, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आकृति की वस्तुएं हैं, तो उनको आकृति के आधार पर, ठीक है ना, जो भी उनका शेप था उसके बेसिस पर आपने क्या किया, अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया। जिसमें कि कुछ आयताकार थी तो वो आपने इस बॉक्स में रखा, कुछ सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार थी तो उसको आपने इसमें रखा। ठीक है ना? तो इस तरह से दोनों को आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। So what is classification? Grouping similar things together is called classification. जब आप एक जैसी दिखने वाली या फिर जिनमें समानताएं हैं, दिखने में ही नहीं किसी भी अन्य चीज में, अन्य गुण में भी समानता हो सकती है, तो उन समानता के आधार पर समूहों में बांट रहे हैं, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जा रहा है। ठीक है ना? और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज की अगर हमें सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करना है, क्रमबद्ध अध्ययन करना है किसी चीज का, उसके लिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है। ओके, जैसे ब्रॉड वे में आप जीवों के बारे में पढ़ते हैं कि जीव वो हैं, सजीव वो सारी चीजें हैं जिनमें की क्या है, सांस ले रहे हैं, वो जो अपना भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी क्रियाएं उनके अंदर चल रही हैं वो हो रही है। ठीक है ना? उनमें ग्रोथ आपको एक दिखती है। तो इस प्रकार से आप उनको सजीवों की श्रेणी में, फिर आपने क्या किया, उन दोनों सजीवों को दो क्लासेस में बांटा। मुख्य रूप से आपने बोला एक आपके क्या आते हैं, प्राणी आते हैं, और दूसरा पादप आते हैं। ठीक है ना? यानी कि एक में जंतु आते हैं, एक पेड़ पौधे आते हैं। तो इस तरह से आपने उसको क्लासिफाई किया। फिर आपने पूरे प्राणियों के वर्ग को अच्छे से समझा, फिर आपने पादपों के वर्ग को अच्छे से पढ़ा। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से और एक सिस्टम से, क्रम से किसी भी चीज के बारे में जान सकें। ओके, एंड हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। ठीक है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लासिफिकेशन की तो दो समूह बनाए। ठीक है ना? यहाँ पर दो समूह बने। इससे क्या पता चलता है कि एक समूह में जो वस्तुएं आ रही हैं उनमें समानता है। ठीक है ना? क्या कहा मैंने, एक समूह में जो वस्तुएं आ रही हैं या चीजें आ रही हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की समानता यहाँ पर होगी। जैसे अगर मैं इस समूह की बात करूं तो इनकी कुछ कॉमन क्या होंगे, इनमें प्रॉपर्टीज होंगी, समान एक जैसे इनमें गुण होंगे। जैसे कि हमने बोला इन सभी का जो आकार है या आकृति जो इन सबकी है वो एक समान है। ठीक है ना? इन सबका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार इनकी आकृति है। और वहीं पर अगर इस समूह की बात करूं तो इनके जो आपके जितनी भी वस्तुएं इस समूह में, इनमें भी समानता देखने को मिल रही है कि ये सारी कैसी है, वृत्ताकार। तो हमें एक समूह में जितने भी मेंबर्स आते हैं, जितने भी सदस्य आते हैं, उनमें समानता देखने को मिलती है। और हम क्या करते हैं, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं उस समूह के बारे में। दूसरा, ये समूह इस समूह से किस तरह से भिन्न है, यानी भिन्नता भी हम इससे पता लगा लेते हैं। ठीक है ना? दो समूहों में क्या भिन्नताएं हैं उसका भी ज्ञान होता है जब हम क्या करते हैं, समूहीकरण कर रहे हैं उसके बाद। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो आपको यहाँ पर सारी वस्तु एक साथ मिल रही थी ना, तब आपको कुछ नहीं पता था। जब भी आप क्या कर रहे हैं, उनको समूहों में बांट रहे हैं, उसके बाद आपको क्या हो रहा है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करने में आसानी हो रही है। एक जनरल आइडिया ले रहे हैं आप किसी समूह के बारे में, और एक समूह आपका दूसरे समूह से किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में आप लोग बता रहे हैं। ओके, चलिए, वस्तुओं को उनकी समानता, विभिन्नता तथा परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना या बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को समानता, विभिन्नता तथा उनके परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। ओके, देन अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है ना, हमें वस्तुओं को समूहों में विभाजित करना है,
तो हमें क्या करना होगा, किस आधार पर हम समूह बनाएंगे, है ना कोई आधार तो आपके पास होना चाहिए कि आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं और आप उनको छांट रहे हो, तो आपको छांटने के लिए कोई तो कारण होना चाहिए आपके पास कि आप छांट क्यों रहे हो। आपने सोचा कि मैं अपने समय बचा लूं इसलिए मैं इसको छांट रहा हूँ। अब समय बचाने के लिए तो रीजन हो गया, लेकिन बेसिस आधार क्या बनाओगे छांटने का, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, बहुत सारा सामान लाए थे आप मार्केट से और आपने कहा इसमें कुछ फ्रूट्स हैं कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनको दोनों को आपने सेपरेट किया, तो किस बेसिस पर सेपरेट किया था, आपने आधार बनाया था कि कुछ ऐसी हैं जिनको हम एज इट इज खा सकते हैं कच्चा ही, और कुछ ऐसी हैं जिनको पका कर खाना है, तो दोनों को आपने क्या कर लिया, अलग अलग कर दिया, तो दो समूह बना लिए। तो ये आधार था उसका, ठीक है, समूह बनाने का। ये बेसिक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को कभी भी उस तरह से नहीं समझना, क्योंकि जब यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम ना तो यहाँ पर फ्रूट की बात कर रहे हैं ना वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, ओके। लस्टर और अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो दिखने में कैसी है, क्या वो चमकदार हैं या वो चमकदार नहीं है। अगर वो चमकदार हैं, जो चमकदार होगा उसको आप एक समूह में रखेंगे, और जो चमकदार नहीं है उनको आप दूसरे समूह में रखेंगे। समझ रहे हैं, जो वस्तुएं चमक रही हैं, जिनमें एक शाइन है अपनी, उनको आप एक समूह में रखते हो, और जिनमें शाइन नहीं है उनको आप एक समूह में रखते हो। जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड में शाइन होती है, चमक होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, उसमें भी शाइन होती है। सिल्वर है, उसमें शाइन है, आपकी चमक है ना उनमें। तो ये लस्ट्रस आपके सब्सटेंसेस कहलाएंगे, चमकदार वस्तुएं कहलाएंगे, ठीक है। तो चमकदार वस्तुओं को एक साइड रखा। आपने कहा मेरे पास कोयला है, पत्थर है, उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं है, तो उनको आपने एक श्रेणी में रख दिया। तो इस तरह से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है जिसके आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं कि वस्तु देखने में कैसी लग रही है, अगर वो चमकदार है तो उसको एक समूह में रखेंगे, अगर चमकदार नहीं है तो दूसरे समूह। तो इस तरह से आपके दो समूह बनेंगे, चमक के आधार पर या जो अपीयरेंस है उसके आधार पर दो समूह बनेंगे, एक चमकदार वस्तुओं का और दूसरा जो चमकदार नहीं है, गैर चमकदार भी आप उनको बोल सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का, ठीक है ना। सो यू मे नोटिस दैट मेनी थिंग्स शाइन्स दैट दे हैव अ लस्टर, ओके। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी वस्तुएं जो होती हैं वो चमकती हैं, इनका मतलब उसमें उनमें क्या है, एक चमक है, एक आभा है उनमें, ठीक है ना। चमक के लिए आभा वर्ड यूज किया जाता है, तो उनमें एक प्रकार की आभा है, ओके। Materials that shine are called lustrous and those which do not are called non-lustrous. Okay, क्या कहा जा रहा है, ऐसे वस्तुएं, ऐसे जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जो आपकी क्या कर रही हैं, चमक रही हैं, उनको क्या कहा जा रहा है, लस्ट्रस कहा जा रहा है। उन एक्टिविटीज को बाद में आप प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। तो एक्टिविटीज जब आप करते हैं कोई, तो आपको याद रहता है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई को सिर्फ ऐसे रटना नहीं है, समझना है क्या बोला जा रहा है। आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी आपकी क्लासरूम में, उनमें देखिए कौन कौन सी वस्तु है जो चमक रही है। तो जो चमक रही हैं आपको करना क्या है, देखो चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, आपको बहुत सारी चीजें दे दी, ठीक है। उन बहुत सारे सामानों को आपने समूहों में बांटना है बेसिकली। जैसे आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोग खेलते हैं तो टीम बनाते हैं ना, तो ऐसे ही आपने उन वस्तुओं की भी टीम बनानी है, ठीक है, समूह बनाना है। और समूह यानी कि ग्रुप, जीआईसी नंद प्रयाग, हैंड रेस करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ नहीं आता है तो पूछना है, ठीक है ना, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, ओके। चलिए, तो मैंने क्या बोला आपको, तो जैसे आप लोग टीम बनाते हैं वैसे ही आपको वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक है। समूह बनाने के लिए आपके पास एक आधार होना चाहिए कि किस बेसिस पर हम वस्तुओं को छांट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लस्टर या अपीयरेंस यानी कि दिखने में वस्तु कैसी है, जैसे यहाँ पर दिख रही है ना आपको एक चीज, तो ये चमक रही है, शाइन कर रही है। तो ऐसी आपको बहुत सारी वस्तुएं दे दी, उनमें से आपको छांटना है चमक के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर, कि कौन कौन सी वस्तु ऐसी है जो चमकदार है और कौन कौन सी ऐसी है जो चमकदार नहीं। जब भी बोला जाता है ये चैप्टर है तो उसको लिख लेना है, सिट डाउन बच्चे। वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। जो हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं थी उनका हम समूह बना रहे थे, लास्ट सेशन से चल रहा है हमारा। सबसे पहले हम लास्ट सेशन में क्या सीखा, क्लासिफिकेशन सीखा कि वर्गीकरण क्या होता है,
ठीक है, आपने बोला मैम वस्तुओं को हम समूहों में बांट रहे हैं। समूह क्या है? जैसे मैंने बोला आप लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें आप टीम बना लेते हैं, तो वही है, टीम बना रहे हैं यानी कि ग्रुप्स बना रहे हैं। जैसे स्कूल में भी तो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है? इतने सारे स्टूडेंट हैं स्कूल में, लेकिन सारी अलग अलग क्लासेस में है, तो ये भी तो क्लासिफिकेशन है तो सारे स्टूडेंट, लेकिन किस बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया है? उनके प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, उनके एज के बेसिस पर, उनके मेंटल जो उनका क्या है स्टेटस है उसके बेसिस पर, तो क्लासिफिकेशन वहां भी हुआ है, वहां आधार बनाया गया कुछ और चीजों, है ना, आयु को बनाया गया कि उनकी एज कितनी है। जैसे आप लोग एक ग्रुप के स्टूडेंट है, क्लास 6 के स्टूडेंट है, तो जो सबकी आयु है वो लगभग समान होगी, ठीक है ना, एवरेज एज जो है वो लगभग सबकी समान है अगर हम पूरी क्लास में बच्चों की देखें, और हाइट लगभग सबकी समान होगी, प्रीवियस नॉलेज सबका समान होगा कि 5th क्लास में सबने एक जैसी चीजें पढ़ी होंगी, है ना। तो इस तरह से एक समूह, यही क्लासिफिकेशन है। हमने कुछ बच्चों को 6th में, कुछ 7th में, कुछ 8th में, कुछ 9th 10th 11th 12th इस तरह से अलग अलग क्लासेस में बांटा है। फिर हमने क्या बोला कि ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी जो सिस्टम है वो अच्छे से चल सके, ठीक है, और किसी भी चीज का हमें सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त हो, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ हम वस्तुओं को क्लासिफाई कर रहे हैं। स्कूल का तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है इसलिए, लेकिन यहाँ वस्तुओं को क्लासिफाई किया जाएगा। और किस लिए, किस आधार पर क्लासिफाई किया जाएगा? तो हमने बोला सबसे पहला आधार है कि हम वस्तुओं को सबसे पहले तो देखेंगे ना, तो देखने में कैसी लग रही है। अगर चमक रही है तो एक समूह में रखते हैं, अगर चमक नहीं रही तो दूसरे समूह में रखते हैं, ठीक है। तो बांट दिया, किस आधार पर बांटा? चमक के आधार पर। कुछ वस्तुएं ऐसी है जो चमकदार है और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो चमकदार नहीं, तो इस आधार पर आपका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो दिखावट या जो दिखने में कैसी है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो यहां पर आप लोग क्या करते हैं, जैसे लोहा तथा लकड़ी दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कोयला तथा सोना दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। क्या बोला गया? एक आपके पास लकड़ी है और लोहा है, ठीक है, एक, और दूसरा आपके पास क्या है? कोयला और सोना। अब आपके पास चार चीजें आ गई, क्या 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 बोला मैंने? लोहा आया, लकड़ी हुआ, कोयला और सोना। अब इनमें आप किस किस वस्तु को एक ग्रुप में रखेंगे? बताओ मुझे, इन चारों में कौन कौन सी चीज को आप एक साथ रखोगे? हैंड रेज करो किसको आंसर करना है। जीआईसी, मदन नेगी और वेदी खान। चार चीजें बोली मैंने, सोना हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया और लकड़ी हो गई। इनमें आप किस किस को एक साथ रखोगे? यहाँ पर क्या किया प्रियांशी ने? क्लासिफाई किया वस्तुओं को, ठीक है, समूह बनाया उन्होंने। और क्या आधार बनाया समूह का? कि चमक के आधार पर उन्होंने सोने और लोहे को एक साथ रखा। क्यों? क्योंकि दोनों चमक रही हैं, दोनों में एक प्रकार की चमक है। और लकड़ी और कोयला चमक नहीं रहा है तो उनको उन्होंने एक साथ रखा। तो ये चारों चीजें सभी ने देखी होगी, बोलो हैंड रेस करो किस किस ने देखी है। सोना हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया और कोयला हो गया, सभी ने देखा है, सभी ने देखा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे घरों में इजीली ये मिलता है सभी के। तो उन्होंने दो समूह बना लिए, तो यही क्लासिफिकेशन था। आधार किसको बनाया कि कुछ चमक रही है कुछ नहीं चमक रही है। लेकिन लोहा तथा सोने में कुछ समानताएं हैं, जैसा प्रियांशी ने बोला, उसी प्रकार लकड़ी तथा कोयले में भी कुछ समानताएं हैं। सोने और लोहे में कुछ तो सिमिलैरिटी थी, वो कुछ तो एक जैसे थे, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया। और लकड़ी और कोयले में भी कुछ सिमिलैरिटीज थी, यानी कि कुछ समानता थी, कुछ वो एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए प्रियांशी ने उनको एक साथ रखा। लोहा और सोने में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। लोहे और सोने में क्या है? चमक है, लेकिन लकड़ी और कोयले में चमक नहीं होती, इसीलिए उनको दूसरा ग्रुप बना उनका, ठीक है। ऐसे पदार्थ, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है उनको बाद में आप लोग धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु, जिनमें चमक होती है जनरली। यह है चमक धात्विक चमक कहलाती है, तथा जिनमें चमक नहीं होती वे बाद में अधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने बोला ऐसे पदार्थ, जो ऐसे पदार्थ या पदार्थ यानी कि वस्तुओं के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जो टर्म्स है उनको भी पूछ लिया करो बीच बीच की, पदार्थ क्या है। पदार्थ वस्तुओं के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके।
बाद में आप पदार्थ को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिलहाल ये समझिए कि पदार्थ वस्तु है। जो आपने लोहा बोला, सोना बोला, लकड़ी, कोयला बोला, वो ही वस्तु को पदार्थ बोला गया है। तो उनमें विशेष प्रकार की चमक है, उनको हम धातु कह रहे हैं, मेटल भी आप उनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो लोहा मेटल है, सोना मेटल है, आप चांदी की बात कर रहे हैं, सिल्वर वो भी मेटल है आपका, एल्यूमिनियम आपका मेटल है, ठीक है, ये सारी चीजें मेटल है। और जिनमें चमक नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं आपके नॉन मेटल, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, अधातु भी उनको बोल रहे हैं। चलिए, इतना समझ में आया सभी को? हैंड रेज करो। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या समझ में आया, मैं एक लाइन में आपको समझा देती हूँ। हमने पहली प्रॉपर्टी बोली कि चमक के आधार पर हम समूह बनाएंगे, ठीक है, किसके आधार पर? चमक के आधार पर। और हमने चमक के आधार पर दो समूह बनाए, एक चमकदार वस्तुओं का जो लस्ट्रस थी, जिनमें लस्ट्रस शाइन थी, और एक नॉन लस्ट्रस शाइन वाले, यानी कि जिनमें चमक नहीं थी, ठीक है ना। और हमने बोला चमकदार जो वस्तुएं होती हैं उनको जनरली धातु भी कहते हैं, और जो चमकदार नहीं होती उनको अधातु भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा भी आप पढ़ेंगे। ओके, चलिए, इसमें नोट करना है, कुछ नोट कर रहे हैं तो जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा मीडियम है आप लोगों का? अगर आप लोगों का हिंदी मीडियम है तो हैंड रेज करेंगे, श्रीकोट और मदन नेगी। हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं अगर तो हाथ उठाएंगे। ठीक है, जीआईसी श्रीकोट हिंदी मीडियम है, हैंड रेज करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया आपने? हैंड रेज करो, नोट कर लिया है तो आगे चलें। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इस ये आपको समझ आ गया जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। ऑल मेटालिक सब्सटेंस एग्जांपल मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, कटलरी, वाटर टैप्स, डोर हैंडल्स, फ्लावर वासेस और लस्टर्स। क्या कहा जा रहा है? मेटालिक सब्सटेंसेस कौन सी है? धात्विक पदार्थ, जिनको आप धातु कह रहे हैं ना, वो कौन कौन सी है, कहाँ देखने को मिल रही है? ज्वेलरी देखी है आपने, है ना, ज्वेलरी जो भी होती है, जो लोग पहनते हैं हम लोग, तो वो जनरली किसकी बनी हुई होती है? मेटल की बनी होती है। क्यों? क्योंकि चमक है ना उसमें, चमकेगा तभी तो हम पहन रहे हैं, वरना तो हम ऐसे कोई भी चीज पहन लेते, चमकदार नहीं है। चमकदार है इसलिए सोने की आपकी ज्वेलरी बन रही है, चांदी की बन रही है ना, कई सारे मेटल्स के, अदर मेटल्स की भी आपने क्या देखी है? ज्वेलरी देखी है। तो इस प्रकार से क्या कहा जा रहा है कि जो धात्विक आपके पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं, उनसे क्या बन रही है? ज्वेलरी बन रही है। यूटेंसिल्स किसे कहा जाता है? बर्तनों को, बर्तन देखे होंगे आपने, है ना, बर्तन किसके हैं? किसी न किसी मेटल के हैं या फिर किसके हैं? मेटल को मिला करके, दो तीन मेटल को एक साथ मिलाया फिर आपका बनता है, जिसको आप अलॉय भी कहते हैं। जिसे आपने कॉपर का देखा है। तांबे के बर्तन देखे? हैंड रेज करो, बोलो तांबे के बर्तन देखे, पीतल के देखे होंगे, है ना, स्टील के देखे हैं, आयरन लोहे के देखे हैं। तो ये सारी किसमें आती है? धातुओं की श्रेणी में आती है। चमक है इनमें एक प्रकार की। वाटर टैप्स होते हैं, जो आपके पानी के नल होते हैं, वो भी देखे आपने, धातुओं के बने हुए। और डोर हैंडल, दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो भी, फ्लावर रखे जाते हैं, फूल रखे जाते हैं जिन वॉसेस में, वो भी आपके इसी से बने हुए। तो सारे लस्ट्रस हैं, एक प्रकार की चमक है। On exposure to the air, most
most metal lose their luster in the course of time, we then say that the metal is tarnished. क्या होता है, लोहे की वस्तु देखिए बहुत समय तक पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, लोहे का कोई सामान है, सपोज लोहे का कोई बर्तन है, वो बर्तन बहुत समय तक खुले में छोड़ा गया है तो क्या होगा बताओ। जीआईसी श्रीकोट। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? आदर्श। आदर्श, बाकी गर्ल्स कहाँ गई? बाहर चली गई। ऐसे ही चले जाते हो आप लोग? नो मैम। फिर ऐसा नहीं करना होता ना। मैम। मेरा प्रश्न है आपसे कि आपने लोहे की का कोई सामान देखा है? यस मैम। यस। जैसे लोहे का कोई बर्तन है सपोज, ठीक है ना, वो बहुत समय के लिए बाहर रख दिया खुले में तो क्या हो जाता है? उस पे जंग लग जाता है। उसमें जंग लग जाता है। तो उसी के लिए, वेरी गुड, क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श, उसी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है टार्निश। क्या वर्ड यूज किया गया है? टार्निश। तो कोई भी यहाँ पर हम लोहे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। यहाँ पर हम लोहे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो लेकिन ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं, जब वो एयर के एक्सपोजर में आती है, एयर यानी वायु, ठीक है ना, जब वो वायु के संपर्क में आती हैं तो उनकी जो ऊपर की वो चमकदार सतह है ना, वो खराब होना शुरू कर देती है, जिसको हम लोहे के लिए जंग बोल रहे हैं, ठीक है। और अन्य धातुओं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरोजन। उस पूरी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है, यानी कि संक्षारण। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ समय के बाद जो वस्तु खुले में वायु के संपर्क में आ रही है, नमी के संपर्क में भी आ रही है, यानी पानी के संपर्क में, तो उस पर क्या होती है, उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है, सतह होती है, वो खराब होना शुरू कर देती है। जैसे लोहे में हमने देखा है कि उसकी ऊपर की सतह खराब हो जाती है और उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये था लस्टर के बारे में। और नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस के बारे में आपने पढ़ा। नोट करो, ट्रांसपेरेंसी, जिसको कहा जाता है आपका पारदर्शिता। ये पढ़ के आएंगे आप लोग होमवर्क में, ठीक है। और पारदर्शिता के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ 3 समूह बनेंगे। एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट अल्प पारदर्शी, और ओपेक यानी कि अपारदर्शी। और ये तीनों क्या होती हैं, ये वस्तुएं कैसी होती हैं, इनके बारे में आप लोग होमवर्क में पढ़ के आएंगे, ठीक है। बोलो भाई, आज का सेशन समझ में आया सभी को? हैंड रेज करो समझ में आया तो, हैंड रेज करिए। वेरी गुड, ठीक है। होमवर्क में ये पढ़ के आएंगे सभी लोग। और आज के इस सेशन में जीआईसी वैदिक हाल के बच्चों ने, जीआईसी मदन नेगी, जीआईसी श्रीकोट के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। जीआईसी मदन नेगी से प्रियांशी ने बहुत अच्छे से आंसर किया और श्रीकोट से आदर्श ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करती रहनी है, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, ओके। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।